हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे कोहलबर्ग के विषय में। दोस्तों, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 को हुई थी और तब उनकी एज मात्र 59 थी। दोस्तों, ये अमेरिका के एक काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस आर्टिकल था वो था नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक शब्द का अर्थ क्या होता है। नैतिक शब्द का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति में अच्छे गुणों का समावेश होना। किसी व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वही उसकी नैतिकता होती है, जो कि समाज और उसके स्वयं के परिवेश के हित में काम आती है। सबसे पहला पॉइंट है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। यानी दोस्तों, जो नैतिकता होती है वो किसी में भी जन्मजात नहीं होती है। एक छोटा बच्चा जो होता है उसे नैतिकता और अनैतिकता कुछ भी पता नहीं होता है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। दोस्तों, जो नैतिकता है वो समाज में जैसा किसी बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है वो उसी से सीखता है और उसी को वो समझता है कि उसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक कहानी है जो कि कोहलबर्ग ने अपनी कई सारी कहानियाँ जो कि ये प्रयोग उन्होंने अपने बच्चों पर किया। 20 साल तक उन्होंने अपने बच्चों का साक्षात्कार किया और उसी डिस्कशन में उन्होंने एक कहानी सुनाई। जो कहानी ये थी कि मैं शॉर्टकट में सुना देता हूँ कि एक पति पत्नी थे। पत्नी बीमार थी और उसके लिए एक दवा एक वैज्ञानिक ने खोज ली थी जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। पति वो कीमत चुकाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उस वैज्ञानिक की दुकान तोड़ करके उस दवा को लेकर के अपनी पत्नी को दे दिया। और इस तरह से फिर ये कहानी सुनाने के बाद कोहलबर्ग ने सवाल पूछे कि क्या पति का चोरी करना जायज़ था, क्या वैज्ञानिक का दवा ना देना भी सही था। इस तरह के सवाल थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुना करके अपने बच्चों का साक्षात्कार जो 20 साल तक कोहलबर्ग ने किया, उसी से वो चीज़ें उन्होंने इस सिद्धांत में रखी हैं। दूसरा पॉइंट है कि सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जो नैतिक विकास की शुरुआत किसी बालक में होती है वो उसके परिवेश से होती है और उसके स्कूल में उसका नैतिक विकास प्रारंभ होता है। ये सब मेन प्रमुख जगह हैं। अगला पॉइंट है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि समाज किसी भी व्यक्ति का दर्पण होता है, जिससे कि वो समझता है कि उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। तो जैसा वो व्यवहार उसके साथ समाज करता है किसी बालक के साथ, बालक भी वो उसी से अपने आप में अपने गुणों का समावेशन करता है, अपने गुणों को निखारता है। उसके साथ जैसा व्यवहार होगा वो वैसे ही प्रतिक्रिया देगा। दोस्तों, सिद्धांत से संबंधित कुछ बिंदु भी हैं, जो कि पहला कि कोहलबर्ग ने अपने बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि कोहलबर्ग ने 20 साल तक जो प्रयोग किया वो अपने बच्चों पर किया, जैसे कि पियाजे ने किया था अपने बच्चों पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अगर कोहलबर्ग के विषय में ये पूछ दिया जाए कि कोहलबर्ग ने अपना जो साक्षात्कार किया था वो किन पर किया था, तो उन्होंने अपने बच्चों पर किया था। पियाजे पर पूछा जाए कि उन्होंने अपना प्रयोग किन पर किया, तो उन्होंने भी अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इसलिए इस सवाल पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। दोनों के लिए वो सवाल का आंसर जो है वो अपने बच्चों का होगा, लेकिन सिद्धांत पे फोकस करना है कि वो नैतिक विकास का सिद्धांत पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। अगला पॉइंट है कि 6 चरणों में से प्रत्येक चरण एक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है। दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है कि जो बालक होता है वो समाज से जैसे जैसे सीखता जाता है वो अपनी आगामी समस्याओं को सुलझाने लगता है। जिन समस्याओं को सुलझाने में पहले उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, बाद में वो अपने अनुभवों के आधार पर उन समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर ले जाता है। कोहलबर्ग ने कहा है कि बालकों में नैतिकता और चरित्र के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी बालक है उसमें नैतिक और उसके चरित्र की विकास की
क्या अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं के विषय में कोहलबर्ग कह रहे हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो अवस्थाएं हैं उनको मैंने जो भी जिस तरह से पॉइंट वाइज बांट सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ये आपको ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा कि हर एक अवस्था जो मुख्य अवस्था है उसके बाद दो दो उनकी उप अवस्थाएं भी हैं जिनको आपको समझना है। तो सबसे पहली अवस्था जो है वो है पूर्व नैतिक स्तर, जो कि 4 वर्ष से 10 वर्ष तक का होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आपको अवस्थाओं के नाम भी याद हों, उनकी समय अवधि भी ज्ञात हो और साथ में उनकी जो उप अवस्थाएं हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ। अगला जो है वो है परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसके भी 2 उप अवस्थाएं हैं, प्रशंसा की अवस्था और दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। हम सारी अवस्थाओं को आगे डिस्कस करेंगे। अगली जो प्रमुख अवस्था है वो है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, जो कि 13 वर्ष से प्रौढ़ा अवस्था तक चलती है और इसकी भी 2 उप अवस्थाएं हैं, पहली की सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी विवेक की अवस्था। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक अवस्थाओं को। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्व नैतिक स्तर, प्री मॉरल लेवल। दोस्तों इसका जो पहली जो उप अवस्था थी वो थी आज्ञा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दोस्तों आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या है, ये मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर सब कुछ नोट कर दिया है। दोस्तों मैं हर चीज़ इसलिए नोट कर देता हूँ ताकि कभी कोई चीज़ दिमाग से मिस ना हो जाए और आप लोगों के काम की चीज़ हो और वो रह जाए। मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहा करते थे कि जो टीचर बुक से नहीं पढ़ाता है यानी वो बच्चों को अधूरा ज्ञान देता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पूरा ज्ञान कभी नहीं होता, यह याद नहीं रहता तत्काल समय पे। पहला पॉइंट है कि कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। अब वो क्यों होता है ये आपको दूसरे पॉइंट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने का आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है, इसलिए बच्चा ये सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों जो आगे हम दंड की अवस्था है, इस अवस्था में क्या होता है कि बालक को पहले कुछ पता नहीं होता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो सही है गलत है। उसे जब किसी कार्य को करने के लिए आदेशित किया जाता है और अगर वो उस कार्य को नहीं करता है तो उसको दंड मिलता है, जिसके स्वरूप वो समझता है कि दंड ही नैतिकता है, यानी दंड दे करके ही अपने सारे काम करवाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकली तो बहुत नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बालक ऐसे ही सीखता है। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चे नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। तो बालकों में ये एक चीज़ आप समझिएगा, आप देखिए एग्जाम में सवाल कैसे बनता है कि अगर पूछ लिया जाए कि बच्चे में नैतिक विकास की जो शुरू की अवस्था है उसमें किसे मुख्य आधार माना जाता है, दंड को, पुरस्कार को, ये ऐसे 2 ऑप्शन और कुछ भी वो दे सकता है। तो आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत होइएगा, दंड को नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे आप पढ़ते चलिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों अगला जो उप अवस्था है वो है अहंकार की अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है, आगे पढ़ते हैं कि इस अवस्था में बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उसके चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। अब दोस्तों एज आपने पढ़ी बताई मैंने कि अब एज क्या है। अब इस एज में बच्चा जो है वो परिपक्व हो रहा होता है, उसका माइंड डेवलप कर रहा होता है, तो इसलिए उसके सोचने की जो तरीके हैं, जो उसका लेवल है वो विस्तृत हो जाता है, काफ़ी गूढ़ हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है और वह इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार होता है। दोस्तों अहंकार की अवस्था को मैं सीधे से अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो यह है कि बालक का अपना कार्य जिस तरीके से सिद्ध हो जाता है, जिस तरह से भी उसका कार्य आसानी से हो सकता है, वो उसी प्रक्रिया को नैतिक समझ लेता है। ये इस अवस्था का आप कहें तो प्रमुख तत्व है कि इसीलिए इसको अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, जो अगली अवस्था है वो है परंपरागत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल मॉरल लेवल। इसकी जो पहली उप अवस्था है वो प्रशंसा की अवस्था। अभी हम आज्ञा एवं दंड की पढ़ रहे थे, अहंकार की अवस्था पढ़ रहे थे, अब इसमें है प्रशंसा की अवस्था। अब देखिएगा इसको कि इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है।
अब इस अवस्था में बालक क्या करता है कि कुछ भी कार्य करेगा तो वो एक उम्मीद रखेगा कि सामने वाला उसको एप्रिशिएट करे, उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे, और इसीलिए वो सारे काम को करता है। आप अक्सर घर में देखेंगे किसी बच्चे को, वो सिर्फ तारीफ सुनने के लिए दौड़ दौड़ के काम कर रहा होता है, और उसको काम करवाने का तरीका भी यही है कि उसकी तारीफ आप करते रहिए। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चा उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, विद्यालय, पड़ोसी आदि से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस लाइन का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कोई बालक है, वो अपने कार्य के लिए जिस जिस जगह पर या जिस किसी व्यक्ति से जो भी प्रशंसा प्राप्त करेगा, वो समझेगा कि वही कार्य नैतिक है और वही जो उसका कार्य है वही उचित है। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब भी आप नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हो बालक का, तो कोहल वर्ग का जो बनाया हुआ है उसमें आप ये समझिए कि परिवेश का कितना महत्व है, कि जैसा बालक को परिवेश प्राप्त होता है, बालक का जो नैतिक विकास होता है वो उसी तरह से होता है। और इस पर भी सवाल बन जाते हैं कि बालक के नैतिक विकास पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उसके परिवेश का पड़ता है कि उसके विद्यालय का पड़ता है कि उसके आस पड़ोस का पड़ता है कि सभी का पड़ता है। तो आपको उस हिसाब से इसका ऑप्शन दे देना कि सभी का पड़ता है उसका असर। दोस्तों अगला उप अवस्था है कि सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इसका पॉइंट है कि इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब ये पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो अगला पॉइंट होगा उसको समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझना आवश्यक था, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिखा कि बालक अपने काम के लिए क्या करता है कि जिस काम के लिए उसको प्रशंसा मिलती है वो उसी काम को नैतिक मानता है। इसमें अगला पॉइंट है कि अब बालक इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करना अनैतिक होता है। हाँ, अब जो अवस्था ये होती है, ये अवस्था ऐसी होती है कि इसमें बालक समाज के नियमों को, समाज के कानूनों को समझ लेता है, और ये भी समझ लेता है कि अब अगर उसने कोई गलत कार्य किया तो इसके लिए उसको ये सज़ा भी मिल सकती है, वो कार्य अनैतिक है। अब वो नैतिकता और अनैतिकता में भेद करने लग जाता है। ये इस अवस्था की सबसे विशेष खास बात है। इसमें अगला जो प्रमुख विशेषता है वो आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल लेवल। अब इसकी जो पहली उप अवस्था है वो है सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति ये मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। पिछले पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। उसमें यह था कि वो अनैतिक समझ जाता है, इसलिए समाज के हित की बात कर वो नैतिक कार्य करने लग जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो स्वयं से ये चीज़ समझ लेता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है समाज में, वो समाज के हित के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि समाज भी हमारे हितों की रक्षा करता है। तो इसलिए इस तरह से वो समाज के साथ एक तरह का समझौता करता है, एक तरह से समायोजन करता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है विवेक की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है। अब चूंकि बालक प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ रहा है तो इतना विकसित हो चुका होता है कि वो अपने आप से सभी दृष्टिकोण डेवलप करता है, विकसित करता है, अपने स्वयं की सोच विकसित करता है, और उन्हीं से प्रेरित होकर के वो अपने सभी नियमों का पालन करता है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि वह नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। अगर दोस्तों कुछ नियम ऐसे हैं जो कि उसको लगते हैं कि मेरा मानना ऐसा है और समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यानी उसकी जो नैतिकता वाली जो उसकी सोच है, जो उसकी नियमों की वैधता जो उसने दिमाग में अपने नियम बना के रखे हुए हैं, अगर समाज के नियम उससे मेल नहीं खाते हैं तो वो उनको चुनौती भी देता है, यानी उन्हें सुधार की कोशिश भी करता है। और शायद इसीलिए सुधारात्मक आंदोलन भी हुए बहुत सारे समाज में, क्योंकि समाज हमेशा सही हो ऐसा कहना उचित नहीं है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने अभी तक डिस्कस किए। ये कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। जितना शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हीं को केवल यहाँ पे डिस्कस किया मैंने। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ।